बहुत समय पहले की बात है। सुहानी नाम की लड़की अपनी माँ शारदा के साथ रहा करती थी। शारदा लोगों के यहाँ खाना बनाने का काम किया करती थी। शारदा बहुत मेहनत करके अपना घर चलाती थी। सुहानी भी स्कूल में पढ़ा करती थी। उसका क्लास में हमेशा पहला नंबर आया करता था। उसकी पढ़ाई के प्रति लगन देख उसकी माँ शारदा बहुत खुश हुआ करती थी। शारदा के पति संजय एक दुकान में काम किया करते थे। उसकी महीने की तनख्वाह में सुहानी की स्कूल की फीस और घर के कुछ काम ही हुआ करते थे। शारदा और संजय दोनों मिलकर घर अच्छी तरह से संभाला करते थे। एक दिन संजय बहुत बीमार पड़ जाता है। शारदा उसे अस्पताल में लेकर चली जाती है। डॉक्टर, इन्हें देखिए ना क्या हुआ है। रात से बुखार आया है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जी, मुझे देखने दीजिए। ऐसा कहकर डॉक्टर संजय को चेक करते हैं। संजय को चेक करने के बाद डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं। तभी संजय डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? नहीं, मगर आपको आराम की सख्त जरूरत है। शरीर में खून की कमी और थकावट के कारण आपको बुखार आया है, इसलिए आपको 1 महीने तक आराम करना होगा। जी डॉक्टर। अब संजय और शारदा घर चले जाते हैं। घर जाते ही शारदा संजय से, अजी, आप आज से काम पर नहीं जाएंगे, घर पर रहकर आराम करेंगे। शारदा, मैं घर पर रहूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। ठीक है शारदा, तुम कह रही हो तो मैं 1 महीना घर पर आराम करता हूँ। जी। शारदा अब अपना काम करने चली जाती है। सुहानी घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करती है और उसके पिताजी का ख्याल रखती है। शाम के समय शारदा घर पर आकर खाना बनाती है और तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। शारदा, आज काम ज्यादा था क्या? नहीं तो। तुम्हारे चेहरे पर थकावट साफ साफ दिखाई दे रही है। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ऐसा कहकर शारदा खाना खाकर जल्दी काम करके सो जाती है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। शारदा की इन सब में बहुत खिंचातान हुआ करती थी। शारदा की दिन भर की कसरत देख संजय को बहुत बुरा लगता है। एक दिन संजय शारदा से, शारदा, अब मुझे अच्छा लगता है। अब मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। आप घर पर रहकर आराम कीजिए और 10 दिन बाद काम पर चले जाना। संजय अब 10 दिन बाद काम पर चला जाता है। काम पर जाने के बाद दुकान मालिक संजय से, अरे संजय, तुम 1 महीने से कहाँ गायब थे? काम पर भी नहीं आए? मालिक, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर पे आराम कर रहा था। संजय, मगर अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, क्योंकि 1 महीना हो गया तो मैंने काम पर दूसरा आदमी रख लिया है। मगर मालिक, मेरी नौकरी, मैं तुम्हारे लिए मेरा काम धंधा तो नहीं छोड़ सकता ना? ठीक है मालिक, चलता हूँ। जी। संजय ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और अपने घर आकर संजय सोच में डूबा देख, क्या हुआ, आज जल्दी काम से घर पर आ गए? मेरी नौकरी चली गई है शारदा। मालिक को तो पता था ना कि आप बीमार हो, फिर भी काम से निकाल दिया। शारदा, कोई किसी का नुकसान नहीं करता। आपने आगे क्या करने का सोचा है? नौकरी तो चली गई। मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ धंधा ही शुरू करूँ। विचार तो अच्छा है, मगर हम बेचेंगे क्या? मैं सोच रहा हूँ कोई खाने की चीज की ही रेडी लगा दी जाए, उससे हमारा खर्चा भी कम होगा और शुरुआत भी हो जाएगी। ठीक है, हम रेडी पर भजिया बेचेंगे। मेरे हाथ की भजी सबको पसंद है। ठीक है, हम भजियों की रेडी लगाएंगे। आज मैं किराए पर रेडी मिलती है क्या देख कर आता हूँ, और कल से हम काम शुरू कर देंगे। जी। ऐसा कहकर संजय रेडी किराए पर देखने चला जाता है और संजय को रेडी किराए पर मिल जाती है। उसे लेकर संजय घर चला जाता है और अगले दिन सारा सामान लेकर शहर के चौक में खड़ा रहता है, जहाँ बहुत से लोग आया जाया करते थे। आज शारदा ने काम से छुट्टी ली थी। आज शारदा संजय के साथ पकोड़े बनाने आई थी। आज दोपहर हो गई, मगर उनके रेडी पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ये देख शारदा संजय से, अजी, हम सुबह से खड़े हैं, एक भी ग्राहक नहीं आया। सब्र करो शारदा, एक ही दिन में कोई हमारी रेडी पर भजी खाने नहीं आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। मैं सोच रही थी कि कुछ भजी बनाकर रखूं। मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़े थोड़े खा लेंगे। ठीक है, बनाओ। तुम्हें जो पसंद है वो भजी बनाओ। ऐसा कहकर शारदा कांदा भजी बनाने लगती है। कांदा भजी का सुगंध चारों ओर फैलता है और उस सुगंध से बहुत से लोग वहां आते हैं। ये देख संजय शारदा से, शारदा,
कितने लोग हमारे रेडी पर आए। हाँ, देख रही हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अरे भैया, मुझे एक प्लेट कांदा भजी देना। अभी देता हूँ। ऐसा कहकर संजय एक प्लेट में कांदा भजी और उसके साथ चटनी डाल के देता है। दुकान पर खड़ा आदमी भजी खाकर देखता है और कहता है, अरे भैया, भजिया तो बहुत ही अच्छी बनी है, मुझे 2 प्लेट और पैक करके दे दो। अभी देता हूँ। ऐसा कहकर संजय 2 प्लेट भजी पैक करवा के देता है। उसके साथ बहुत से लोग उस रेडी पर आते हैं। आज कांदा भजी होने के कारण बहुत से लोग रेडी पर आए और भजी खरीद के चले गए। ये देख शारदा बहुत खुश हो गई। शारदा संजय से, आज तो मैंने सोचा ही नहीं था कि हमारी रेडी पर इतने सारे लोग आएंगे। हाँ शारदा, कल से हम अलग अलग भजिया रखेंगे। हाँ, दोनों खुश होकर घर चले जाते हैं। आज उनका धंधे का पहला ही दिन था और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा धंधा हो सकेगा। अगले दिन शारदा और संजय बहुत सारा सामान लेकर चले जाते हैं। वह अलग अलग प्रकार के भजी बनाकर रखते हैं। वो भजी देख लोग उनके रेडी पर आते हैं। सुशीला शारदा से, शारदा, तुमने भजी की रेडी कब से शुरू कर दी? कल से ही शुरू किया है। तुम्हें क्या दूं? मुझे तुम्हारे हाथ की भजिया दे दो। ठीक है, अलग अलग देती हूँ। ऐसा कहकर शारदा सुशीला को भजी पैक करके देती है। सुशीला भजी लेकर चली जाती है। तभी एक बड़ा व्यापारी शारदा की भजी खाने आता है। अरे भाई, मुझे 2 प्लेट भजी दे देना। अभी देता हूँ सेठ जी। ऐसा कहकर सेठ जी को संजय मिर्च की भजी, कांदा भजी और बटाटा भजी दे देता है। सेठ जी वो भजी खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो संजय से, अरे भाई, भजिया तो बहुत ही स्वादिष्ट है तुम्हारे हाथ की। मुझे मेरे होटल के लिए ऐसी ही भजिया चाहिए। क्या तुम मेरे होटल में हर रोज भजी ला कर दोगे? हाँ सेठ जी, मैं हर रोज आपके होटल में भजिया ला कर दूंगा। आप आपके होटल का पता मुझे दे दो। संजय ऐसा कहता है। तभी सेठ जी उसके हाथ में उसका कार्ड थमा देते हैं और उसे कल के एडवांस पैसे भी दे देते हैं। ये देख संजय, धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी अब वहाँ से चले जाते हैं। संजय भजी की ऑर्डर हर रोज पूरी किया करता था। शारदा ने भी घर घर जाकर काम करना छोड़ दिया था। वो भी संजय के साथ भजी बनाने में उसकी मदद किया करती थी और दोनों मिलकर धंधा अच्छी तरह से संभाल रहे थे। उनकी दिन ब दिन तरक्की हो रही थी। अब संजय ने खुद का दुकान खरीद लिया था जिसमें उन्होंने भजी का धंधा शुरू कर दिया था। शारदा के हाथों को बहुत स्वाद था, इसीलिए उसे भजी वाले के नाम से पहचाना जाने लगा। भजियों का बिजनेस उन्हें बहुत तरक्की की राह पर लेकर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और आए हुए संकट से रास्ता निकालना चाहिए। एक छोटे गांव में प्रिया, मीरा, राधा नाम की 3 बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया और मीरा दिखने में बहुत खूबसूरत थी और राधा दिखने में साधारण थी। तीनों के अलग अलग विचार थे। उनमें से एक मीरा, जिसे स्कूल में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैगजीन पढ़ना और बड़े बड़े सपने देखना उसे पसंद था। दूसरी थी प्रिया, जिसे स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन सिर्फ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मजाक मस्ती, घूमना फिरना, पार्टी, ये सब उसे बहुत पसंद था। तीसरी थी राधा, जिसे स्कूल जाना, पढ़ाई करना, माँ की सहायता करना, दूसरों की हमेशा मदद करना पसंद था। एक दिन माँ मीरा से, मीरा, यहाँ ज़रा मेरी मदद करो। नहीं माँ, तुम्हें तो पता है ना, मेरा जन्म छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं हुआ है और अभी तो मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ। अरे कभी तो मदद कर दिया करो, आज नहीं तो कल शादी के बाद सबको काम करना ही पड़ता है। क्या शादी के बाद माँ? मैं तो ऐसे इंसान से शादी करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, जैसे कि मैगजीन में दिखाते हैं। फिर तो मेरे घर में नौकर चाकर होंगे, तो मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी और मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी पाऊँगी। फिर भी बेटा, कभी कभी काम किया करो। माँ बस भी करो अभी। माँ, मेरे लिए आप बहुत अमीर लड़का चुनना ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। मीरा वहाँ से चली जाती है और शादी की बात सुनते ही प्रिया अपने माँ के पास आकर, माँ, आप मेरे लिए ना बहुत ही हैंडसम, ऊंचा और जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा ऐसा लड़का ढूंढना। हाँ, तुम्हें भी अच्छा लड़का ही ढूंढ लूंगी, लेकिन काम में हाथ मत लगाना। तुम दोनों की दोनों एक जैसी ही हो, न पढ़ाई में अव्वल और न काम में।
तुम दोनों को तो सिर्फ मैगजीन, मूवी जाना इतना ही पता है। तभी माँ को गुस्सा आता देखकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और राधा वहाँ पहुँचती है। माँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूँ? अरे नहीं बेटा, तुम बहुत थक चुकी होगी, तुम आराम करो। तुम अपने बहनों जैसी थोड़ी ना हो जो दिन भर मजाक मस्ती, सोना उठना, मन चाहा करना। तू तो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। अभी अभी तो आई है, थोड़ी देर बात कर लेना। माँ, मैं इतना काम पूरा कर लेती हूँ और फिर आराम कर लूँगी। राधा और माँ अपना काम पूरा कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब तीनों बहनें अनाथ हो चुकी थी। वो बहुत परेशानियों से गुजर रही थी। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी माँ उनके यहाँ आती है और उन सबको उनके मनपसंद लड़कों से मिलवाती है। मीरा और प्रिया को बहुत अच्छा घर मिलता है और राधा को एक बहुत ही गरीब इंसान मिलता है। राधा ये सब देखकर बूढ़ी माँ से, मेरे नसीब में ऐसा क्यों है माँ? राधा, तुम्हें बहुत जल्द ही पता चलेगा कि तुम्हारे नसीब में ये क्यों है। शादी के बाद मीरा का अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, गहने पहनना, बड़े बड़े होटल्स में रहना, ये सब चल रहा था। तो दूसरी ओर प्रिया पार्टीज करना, मूवी जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, ये तो और ज़ोरों से चल रहा था। तीसरी ओर राधा अपने पति के साथ बहुत मेहनत कर रही थी। 2-3 साल बाद मीरा रोते हुए प्रिया को फ़ोन लगाती है और उसे मदद मांगने लगती है। प्रिया देखो ना, मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन आज हमारे घर पुलिस आई थी। मेरे पति ने बैंक में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और इसीलिए पुलिस ने हमारी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। दीदी, मैं खुद आपको फ़ोन करने वाली थी। आज तक मुझे भी लगता था हैंडसम पति हो और मूवी देखना, पार्टीज करना मतलब ज़िंदगी की सारी खुशियाँ बटोरना है, लेकिन ये सिर्फ शान और शौकत की चीज़ है। मेरा पति मुझे 1 महीने पहले ही छोड़कर दूसरी लड़की के पास चला गया है। 1 महीने से मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फ़ोन पर बातें करते वक्त उन्हें अपनी माँ की बातें याद आती है, क्योंकि उनकी माँ उन्हें हमेशा बताती थी कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम करो। अब दोनों बहनें मिलकर राधा के पास जाने का फैसला करती है। दोनों राधा के यहाँ जाती है और देखती है राधा अब बहुत ही बड़े घर में अपने पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी रह रही थी। मीरा दीदी, प्रिया दीदी, आप दोनों एक साथ आइए। बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आई। बहुत साल बीत गए, हम सब मिल ही नहीं पाए थे। अब मीरा और प्रिया दोनों ही राधा को अपनी अपनी कहानी बताना शुरू करती है। राधा सब सुन लेती है और राधा अपनी बहनों से, दीदी, जो हुआ सो हुआ। अब आप लोग माँ के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए और अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश कीजिए। मीरा और प्रिया दोनों भी अपनी छोटी बहन राधा के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं और राधा के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऊपर से सुंदर दिखने वाली हर चीज़ अच्छी ही होती है ऐसा नहीं होता। इसीलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सुंदरपुर नाम के गांव में नंदिनी नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहा करती थी। नंदिनी के पिता शिवराम में खेती का काम करके अपना गुजारा किया करते थे। नंदिनी छोटी थी तभी उसकी माँ चल बसी थी। तब से शिवराम उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की शिवराम की इच्छा थी। एक दिन गांव में चोर घुस आए थे। वो लोगों के घरों में जाकर जेवर, पैसे आदि लूटा करते थे। एक दिन रात को चोर शिवराम के घर पर आए। वो दबे पांव अंदर आ रहे थे, तभी आवाज आने के कारण नंदिनी की नींद खुल गई और नंदिनी उन्हें सिर्फ देख रही थी। चोर घर का सामान इधर से उधर फेंक रहे थे। उन्होंने पैसे और कुछ जवाहरात जमा किए और वो भागने लगे। तभी नंदिनी ने जोर से चिल्लाई, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। उसकी आवाज सुन शिवराम नींद से उठ जाता है। तभी उसे उसके घर में चोर दिखाई देते हैं। वो जल्दी जल्दी में जोर जोर से पड़ोसियों को आवाज देता है, चोर चोर, पकड़ो, हमारे घर में चोर है। शिवराम की आवाज सुन सभी पड़ोसी नींद से उठ जाते हैं। ये सब देख चोर सब सामान लेकर घर के पिछले वाले दरवाजे से भाग जाते हैं। उनका शिवराम पीछा करता है, मगर वो चोर शिवराम को एक पत्थर उठाकर मारते हैं। वो पत्थर शिवराम के सर पर लगने की वजह से शिवराम वही बेहोश पड़ जाता है।
ये देख नंदिनी वहां चिल्लाते हुए आती है। तभी सभी चोर वहां से भाग गए थे। अब पड़ोसी आकर शिवराम को अस्पताल में लेकर चले जाते हैं। शिवराम को सर पर लगने की वजह से गहरी चोट आई थी। शिवराम दवाइयां लेकर पुलिस स्टेशन में चोरी की कंप्लेंट करने के लिए जाता है। शिवराम पुलिस से, नमस्ते साहब। नमस्ते, तुम्हारे सर को क्या लगा है? साहब, मेरे घर पर चोरी हुई है। उसी चोरों ने मुझे पत्थर मारकर जख्मी किया है। मेरी कंप्लेंट लिखवा लीजिए साहब। ठीक है, मगर तुमने चोरों का चेहरा देखा है क्या? नहीं साहब, इतनी रात में मैं उनके चेहरे ठीक से नहीं पहचान पाया। ठीक है, जैसे ही हमें पता लगता है हम तुम्हारा सारा सामान ला देंगे। तुम्हारी कंप्लेंट लिखवा दो। ऐसा कहकर पुलिस कंप्लेंट लिखवाकर अपना काम करने चले जाते हैं। शिवराम अपनी कंप्लेंट लिखवाकर घर चला आता है। घर आते ही नंदिनी बहुत रोने लगी और उसके पिताजी से, पिताजी, उन चोरों का कुछ पता चला? उन्हें कब पकड़ने वाले हैं? नंदिनी बेटा, मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट की है। पुलिस वाले अब चोरों को पकड़ने ही वाले होंगे। जब पुलिस वाले उनको पकड़ेंगे तो हमें कॉल कर बताएंगे। ऐसा कहकर शिवराम अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। अब नंदिनी को पता चलता है कि चोर अभी तक पकड़े नहीं गए थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं मगर चोरों का कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए नंदिनी शिवराम से, पिताजी, वो चोर कब पकड़े जाएंगे? मुझे नहीं लगता बेटी कि अब वो चोर पकड़े जाएंगे, क्योंकि अब तक पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया होता और अभी तक पुलिस वालों का कोई फोन भी नहीं आया। इसका मतलब पुलिस वालों ने उन्हें नहीं पकड़ा। पुलिस के हाथों वो चोर लगे ही नहीं, वो भाग गए होंगे बेटी। पिताजी, मैं बड़ी बनकर पुलिस अफसर बनूंगी। हाँ मेरी बच्ची, तुम बड़ी बनकर पुलिस अफसर बनना। हाँ पिताजी, मैं पुलिस बनकर चोरों को पकड़ूंगी और उन्हें सजा दूंगी। मैं तुम्हें पुलिस अफसर जरूर बनाऊंगा मेरी बच्ची। ऐसा कहकर शिवराम अपना काम करने चला जाता है। अब नंदिनी उस दिन से बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। उसकी पढ़ाई की लगन देख उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। मगर घर में चोरी हो जाने के कारण जो कमाया वही खाना पड़ता था। ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। कभी कभार उनके खाने के लाले भी पड़ा करते थे, मगर वो दोनों वक्त संभाल लेते थे। अब नंदिनी बड़ी हो गई थी। वो कॉलेज में पढ़ने जाने लगी थी। उसकी पढ़ाई का खर्चा करके शिवराम के पास कुछ भी नहीं बचता था, मगर वो काम करके अपना गुजारा किया करता था। एक दिन शिवराम का रास्ते से जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है। रास्ते के लोग शिवराम को अस्पताल में लेकर चले जाते हैं। तभी पड़ोसी कीर्ति नंदिनी को फोन करके, नंदिनी, मैं कीर्ति बोल रही हूँ। हाँ बोलो कीर्ति, कैसे फोन किया? तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है नंदिनी, तुम जल्दी घर आ जाओ। क्या? मेरे पिताजी का एक्सीडेंट कब हुआ? अभी हुआ है, उन्हें अस्पताल में लेकर गए हैं, तुम जल्दी आओ। हाँ, मैं अभी निकलती हूँ। ऐसा कहकर नंदिनी फोन रख देती है और जल्दी जल्दी घर आने के लिए निकल जाती है। कुछ घंटों में नंदिनी गांव में पहुंच जाती है और वो जल्दी जल्दी अस्पताल में पहुंच जाती है। अस्पताल में उसके पिताजी को देख नंदिनी रोने लगती है। क्या हुआ है पिताजी आपको? ऐसे कैसे हुआ? अब उठिए ना। ऐसा कहकर नंदिनी बहुत रोने लगती है। कुछ घंटों बाद शिवराम को होश आ जाता है और नंदिनी को सामने देख शिवराम बहुत खुश हो जाता है। शिवराम के ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने के कारण नंदिनी गांव के जमींदार के यहाँ चली जाती है। नंदिनी जमींदार से, जमींदार जी, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। पिताजी का ऑपरेशन करवाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कितने रुपए चाहिए तुम्हें ऑपरेशन के लिए? मुझे 50,000 रुपए चाहिए जमींदार जी। मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके चुकते कर दूंगी। मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। मैं आपके पैसे जल्द ही चुका दूंगी। आपने मेरी मदद की, इसीलिए मैं आपकी जिंदगी भर ऋणी रहूंगी। नंदिनी जमींदार के पैसों से उसके पिताजी का ऑपरेशन करवाती है। अब कुछ दिनों में शिवराम ठीक होकर घर आ गया। नंदिनी अब लोगों के यहाँ काम करके पैसे कमाया करती थी। उसको काम करते देख शिवराम नंदिनी से, नंदिनी, तुम यहाँ लोगों के यहाँ काम क्यों कर रही हो? तुम्हें कॉलेज नहीं है क्या आज? पिताजी, मैं सोच रही थी कि आपकी तबीयत ठीक हो जाने के बाद मैं कॉलेज चली जाऊंगी। मगर बिटिया, तुम्हारी पढ़ाई भी तो उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये काम तो होता ही रहेगा। पिताजी, मैंने आपके ऑपरेशन के लिए जमींदार से कुछ पैसे कर्ज लिए थे। उन्हें चुकता करने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने चली जाऊंगी। उसकी बातें सुन शिवराम बड़ी सोच में डूब जाता है। तभी शिवराम नंदिनी से,
नंदिनी, तुम मेरी वजह से यहाँ मत रुको। मैं वो पैसे चुकते कर दूंगा। और हाँ, तुम्हें पुलिस अफसर ही बनना है। पिताजी, थोड़े दिन बाद मैं पढ़ाई करने जाने ही वाली हूँ और मैं यहाँ रुककर भी पढ़ाई कर ही रही हूँ। ठीक है, तुमने ठान ही लिया है तो ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शिवराम चुप हो जाता है। अब नंदिनी लोगों के यहाँ काम करके अच्छे रुपए कमाया करती थी। कुछ दिनों बाद शिवराम ठीक हो गया। वो फिर से काम करने लगा था। ये देख नंदिनी बहुत खुश हो गई और दोनों बाप बेटी ने जमींदार का कर्जा सिर्फ 6 महीने में चुकता कर दिया। अब नंदिनी कुछ दिनों बाद फिर से पढ़ाई करने कॉलेज चली जाती है। वहाँ वो पुलिस अफसर बनने की तैयारी भी कर लेती है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद नंदिनी के पेपर हो गए। नंदिनी अच्छे गुणों से पास हुई थी और उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंदिनी प्रथम क्रमांक से पास हुई थी। ये देख शिवराम बहुत खुश हो गया था। कुछ दिनों बाद पुलिस का सिलेक्शन हुआ। उसमें मैदानी परीक्षा में नंदिनी पात्र हुई और उससे पुलिस अफसर की पोस्ट मिल गई। नंदिनी अपने पिताजी से, पिताजी, मैं आज पुलिस अफसर बन गई। मेरा सपना आज सच हो गया। बेटी, तुमने मेरा सपना आज सच कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर शिवराम के आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी बेटी आज पुलिस अफसर जो बनी थी। नंदिनी उस शहर की सबसे होनहार और होशियार पुलिस अफसर थी, जो हर बुरे काम रोका करती थी और गुनहगारों को सजा देती थी। शिवराम भी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी व्यतीत करने लगा था। आज शिवराम की मेहनत रंग लाई थी। उसके कष्टों का फल आज उसे मिला था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। हर बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। कठिन समय में धैर्य से काम लेना चाहिए और अथक परिश्रम करने चाहिए।